डोनाल्ड ट्रंप के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक धोखेबाज आदमी है। You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily update. जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। जेफरी एप्स्टीन के फादर का नाम था सिमोर जॉर्ज एप्स्टीन और उनकी मां का नाम था पॉल एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन के फादर सिमोर जॉर्ज एप्स्टीन पास के ही पार्क में वर्कर के रूप में काम करते थे और पार्क में काम करने से पहले वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे और उनकी मां पॉल एप्स्टीन भी उसी पार्क में काम करती थी जहां एप्स्टीन के फादर काम करते थे। हालांकि जब एप्स्टीन ग्रेजुएशन करने के लिए न्यूयॉर्क गया था तभी उसकी मां एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगी। जेफरी एप्स्टीन के जो दादाजी थे वे यूरोप से एक यहूदी का ग्रुप न्यूयॉर्क आया था, उसी के साथ उसके दादाजी न्यूयॉर्क आए थे। जेफरी एप्स्टीन का एक भाई भी है जिसका पूरा नाम है मार्क लॉरेंस एप्स्टीन। हम लोग आगे इसके भाई के नाम को लॉरेंस एप्स्टीन के नाम से जानेंगे। जेफरी एप्स्टीन का भाई लॉरेंस एप्स्टीन पेशे से एक प्रॉपर्टी डेवलपर है, साथ ही टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस और एक मॉडलिंग एजेंसी जिसका नाम सेंट मॉडल एंड टैलेंट है, इसको 2005 में बनाया गया था और भी बहुत सारे बिजनेस के ऑनर हैं। जेफरी एप्स्टीन के भाई लॉरेंस एप्स्टीन ने 2024 में एक इंटरव्यू में कहा था, How close was your brother to Donald Trump? They were very close. They were good friends. Jeffrey used to sometimes tell me things that Donald said that were funny. I know Donald was in Jeff's office a lot back at... इस इंटरव्यू में लॉरेंस एप्स्टीन ने कहा था कि वह नहीं जानता है कि जेफरी और ट्रंप के बीच की दोस्ती कैसे टूटी। लॉरेंस से टैब पे बात करते हुए जेफरी ने कहा था कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक धोखेबाज आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन को धोखा क्यों दिया, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। वैसे एप्स्टीन फाइल में जेफरी के भाई मार्क लॉरेंस एप्स्टीन का नाम नहीं आया है और कोई सबूत भी नहीं मिला है। लॉरेंस एप्स्टीन ने कहा है कि वह नहीं जानता है कि उसका भाई जेफरी एप्स्टीन ऑफेंडर का काम करता है। नाउ अब यहाँ से हम लोग सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के लाइफ के बारे में जानेंगे। जेफरी एप्स्टीन ने पब्लिक स्कूल 188 और मार्क ट्वेन जूनियर हाई स्कूल से 10th तक की पढ़ाई की और लाफायेट हाई स्कूल में मैथमेटिक क्लब का सदस्य भी बना और साथ में वेल ट्रेंड पियानो प्लेयर भी था। आगे हम लोग जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन की पहली गर्लफ्रेंड और उसका ब्रेकअप कैसे हुआ। तो होता क्या है कि जब जेफरी एप्स्टीन लाफायेट में मैथमेटिक क्लब का मेंबर था तो वहाँ उसकी एक क्लासमेट थी जिसका नाम था बेवली डोनाटेली। वहीं जेफरी एप्स्टीन को डोनाटेली से प्यार हो जाता है और दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ दे रहे हैं सारा का सारा इंफॉर्मेशन डोनाटेली ने इंटरव्यू में खुद बताया है। और कुछ समय के बाद लगभग 2 साल के बाद जब जेफरी एप्स्टीन ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज जाने वाला था तभी इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने का कारण था कि जेफरी एप्स्टीन यहूदी था और डोनाटेली इटालियन थी। ये जो लाफायेट हाई स्कूल था इसमें ज़्यादातर यहूदी और इटालियन के बच्चे ही पढ़ते थे। इटालियन लोग पढ़े लिखे होते थे और वेल रिच होते थे क्योंकि इटालियन पहले से ही उस एरिया में रह रहे थे। और जैसे मैंने पहले बताया है कि यहूदी यूरोप से माइग्रेट होकर न्यूयॉर्क आया था, जिस कारण से ये लोग थोड़ा लोअर क्लास कैटेगरी में आते थे, जिस कारण से जेफरी एप्स्टीन को मैथ क्लब में भेदभाव का सामना भी करना पड़ा था। और 12th के अंत में जेफरी एप्स्टीन और डोनाटेली का ब्रेकअप हो जाता है। डोनाटेली ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि दे डोंट सोशलाइज दैट मच एंड माई मदर वॉज क्रेजी अबाउट जेफरी एप्स्टीन बट शी टोल्ड मी यूज बॉय डोंट मैरी इटालियन। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं थे और डोनाटेली की जो माँ थी वह जेफरी एप्स्टीन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। साथ ही डोनाटेली की माँ ने अपनी बेटी को यह कहा था कि यहूदी लोग इटालियन से शादी नहीं करते हैं। इसी वजह से जेफरी एप्स्टीन और डोनाटेली का 12th के अंत तक ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद जेफरी एप्स्टीन पहले आगे की पढ़ाई के लिए कॉपर यूनियन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, लेकिन जेफरी एप्स्टीन कभी कॉलेज ही नहीं गया, जिस कारण से उसे ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिला। हालांकि बाद में अपने इंटरव्यू में जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि उसने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, लेकिन ये स्टेटमेंट बाद में झूठा साबित हुआ। एप्स्टीन को असली सक्सेस तब मिला जब उसने इलाई डेल्टन स्कूल में मैथ्स पढ़ाया। इसके बाद एप्स्टीन सीधा वॉल स्ट्रीट चला गया जहां से एप्स्टीन ने कभी मुड़ के नहीं देखा। ये जो इलाई डेल्टन स्कूल है इसको याद रखिएगा, आने वाले सीरीज में हम लोग जानेंगे कि एप्स्टीन इसी स्कूल के समय से ही गलत धंधों में कैसे पहुंचा था। नाउ अब बात करते हैं एप्स्टीन के करियर के बारे में, कैसे एप्स्टीन ने गलत काम में अपना जगह बनाया। 1974 में जब एप्स्टीन 21 वर्ष का था तो अपर ईस्ट में एक स्कूल था जिसका नाम था डेल्टन स्कूल। उसी डेल्टन स्कूल में 13 साल से लेकर 19 साल के बच्चों को मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने लगा था।
और इसी स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट थे उन्होंने बताया था कि जेफरी एप्स्टीन ने स्कूल में टीचर रहते समय ही कई बार नाबालिग लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया था। साथ ही कई बार जेफरी एप्स्टीन को उन पार्टियों में देखा गया था जहाँ पे यंग सब ड्रिंक करते थे। जो पुराने स्टूडेंट थे उन्होंने ये भी बताया कि जेफरी एप्स्टीन को अक्सर गर्ल स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ करते देखा गया था। जून 1976 में एप्स्टीन को खराब परफॉर्मेंस के कारण स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद एप्स्टीन काम करने लगता है जाके एक कंपनी में, इसका नाम था बियर स्टर्ट। इसी कंपनी में काम करते करते सिर्फ कुछ वर्षों में ही इस कंपनी के स्पेशल प्रोडक्टिविटी डिवीजन से ऑप्शनल ट्रेडर बन गया था और कुछ समय के बाद एक रिच बिजनेसमैन बन जाता है। जब ये इस कंपनी में काम कर रहा था तभी से टैक्स बचाने का नया नया तरीका खोजने लगा था, जिस कारण से अमीर लोगों के साथ इसकी बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अगस्त 1981 में एप्स्टीन ने एक खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप आईएनसी। इस कंपनी का मुख्य काम था क्लाइंट का खोया हुआ पैसा वापस करना। जैसा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है या बैंक ने उसका पैसा फ्रीज कर दिया है, तो इस केस में जेफरी एप्स्टीन इस तरह के केस को सॉल्व करता था। कुछ जगह तो ये भी मिला है कि जेफरी एप्स्टीन गवर्नमेंट के साथ मिलकर टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करता था। अब आता है 1996। एक है मारिया फार्मर जो कि अमेरिका के एक विजुअल आर्टिस्ट है। सबसे पहले एप्स्टीन के खिलाफ 1996 में न्यूयॉर्क सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट और एफबीआई को बताया था कि एप्स्टीन मारिया फार्मर और उसकी 16 वर्षीय बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन एप्स्टीन इतना पावरफुल हो चुका था इसलिए रिपोर्ट की आगे जांच नहीं की गई थी। फिर एक इंसिडेंट होता है 2003 में वेनिटी फेयर एक रिपोर्टर को भी यही घटना बताई गई थी कि इन दोनों बहनों के द्वारा, बट इस मैगजीन ने इस घटना को छापा ही नहीं। 2001 और 2002 में पाम बीच में रहते हुए एप्स्टीन ने पाम बीच के पुलिस स्कॉलर फंड में $50,000 डोनेट किए थे। ये पुलिस स्कॉलरशिप फंड था। इससे पाम बीच के पुलिस के ही बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता था और 16 अक्टूबर 2003 में $36,000 डोनेट किए गए पाम बीच के लिए। इस तरह पाम बीच के पुलिस को डोनेशन दे के पुलिस का भी मुंह चुप करा दिया गया था। बट तब बहुत सारे लोग को यह बात पता चल चुका था कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों के साथ शोषण करता है और नवंबर 2004 में डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन से एक साथ पार्टी की थी। द वाशिंगटन के पोस्ट के अनुसार पाम बीच के पुलिस को एप्स्टीन के घर से नाबालिग लड़कियों के आने जाने की इंफॉर्मेशन मिली थी। एप्स्टीन ने इस इंट्रीगेशन को रोकने के लिए 14 दिसंबर 2004 को पुलिस डिपार्टमेंट को $90,000 का डोनेशन दिया था। और 2005 में एक महिला ने फ्लोरिडा के पाम बीच के पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उसकी सौतेली बेटी जो कि नाबालिग थी, उसे किसी और बड़ी लड़की ने एप्स्टीन के बंगले में ले गई है और एप्स्टीन वहां उसे कथित तौर पे मसाज करने के लिए $300 दिए गए थे। इसके बाद मामला बढ़ते गया और पाम पुलिस ने सेक्रेट तरीके से 13 मंथ तक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन चलाया। 2019 में एफबीआई ने यह बताया कि मामला तेजी से बढ़ने लगा और एप्स्टीन के घर पे अधिक निगरानी रखी गई और वहां के लोकल लोगों ने बताया कि कुछ बच्चे जो 14 वर्ष के आसपास के थे उन्हें स्कूल बैग के साथ एप्स्टीन के आइलैंड पे देखा गया था और एक दिन में दर्जनों नाबालिग लड़कियां वहां आती जाती थी। इस जांच में 5 पीड़िता और 17 गवाह सामने आए। जांच के समय कचरे में एक हाई स्कूल का मार्कशीट भी मिला था और सबसे कम उम्र लगभग 14 साल की बच्ची भी मिली थी। साथ ही इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि एप्स्टीन आइलैंड में 14 से 18 साल तक नाबालिग लड़कियों को ले जाया जाता था। इस बच्ची को कभी पैसे का लालच दिया जाता था तो कभी मॉडल बनने का। इस जांच में लगभग 80 नाबालिग लड़कियों का पहचान किया गया था। एप्स्टीन पर 2 केस दर्ज किए गए, पहला नाबालिग लड़कियों का शोषण करना और दूसरा प्रोस्टिट्यूशन के लिए नाबालिग लड़कियों को उकसाना। बट यहाँ भी एप्स्टीन बच जाता है और केवल 2 पीड़िता ही कोर्ट में पेशी की गई थी, जिस कारण से प्रोस्टिट्यूशन के लिए उकसाया वाला बात दब जाता है और सिर्फ $3,000 का जुर्माना देकर एप्स्टीन बच जाता है। वहां भी एप्स्टीन के बचाव में बहुत बड़े बड़े वकील थे। इसमें से कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, लेकिन ये केस अब तक एफबीआई के हाथ से चला गया था और 2006 में एफबीआई ने अपनी जांच शुरू की जिसमें ऑपरेशन लीप ईयर नाम दिया गया। फिर 2007 में लगभग 53 पेज में लगभग 60 अलग अलग केस दर्ज किए गए। 30 जून 2008 को कोर्ट ने उसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए उकसाने के लिए 18 महीने की जेल की सजा सुनाई और पीड़िता को मुआवजा भी दिया गया। इसके सजा में 3 महीने तक एप्स्टीन को जेल में रखा गया और 3 महीने बाद उसे
पर डे 12 घंटे तक की ऑफिशियल छुट्टी दे दी जाती थी। मतलब यह हुआ कि ऑफिस के काम के लिए जेल के बाहर रह जाता था। आप समझ सकते हैं कि एप्स्टीन कितना पावरफुल था उस समय। फाइनली 6 जुलाई 2019 को FBI एप्स्टीन के हर ठिकानों पे छापा मारती है और एप्स्टीन को यौन तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया जाता है, जहां पे एप्स्टीन ने आत्महत्या कर ली। बट लोगों का मानना है कि एप्स्टीन को जेल में ही मार दिया गया था। जब FBI ने रेड में $70,000, 48 डायमंड और वीडियो फोटो जैसे सबूत बरामद किए थे। नाउ आप लोग ने देखा कि कैसे एक अच्छा माइंड वाला लड़का एक ऑफेंडर बन गया। इससे एक सीख मिलती है कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। आगे आने वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती कैसे हुई। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.